हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आप यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस की क्लास चल रही थी। ईवीएस में आपको जो ये टॉपिक दिए गए यही टॉपिक आपको सिर्फ यूपी टेट के लिए पढ़ने हैं। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक था फैमिली एंड फ्रेंड, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक था आपका भोजन स्वास्थ्य व स्वच्छता, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। थर्ड आपका टॉपिक क्या था, आवास। आवास टॉपिक को भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन सारे टॉपिक के वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे आपका जो फोर्थ टॉपिक था पेड़ पौधे व जंतु, इसका एक पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने जंतुओं के बारे में समझ चुके थे कि जंतु क्या होते हैं, जंतुओं के विशेष लक्षण क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया। ये सारी चीज़ें आपने कल की वीडियो में समझी थी। आज हम डिस्कस करेंगे पादप जगत के बारे में, तो कॉपी पेन लेके के बैठिएगा ताकि आपका जो शिक्षक बनने का सपना है ये पूरा हो सके। ऐसे सर्दी के मौसम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। अपने माँ बाप से कह दीजिए कि उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाना है और उनका जो सपना है आपको शिक्षक बनते हुए देखना, उसको पूरा करके दिखाना है। आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तैयार हो जाइए, उठा लीजिए अपने कॉपी पेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइए। क्योंकि सिर्फ अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं माइंड से याद ना रहे, इसीलिए आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना, वीडियो देखते हुए कॉपी पेन लेके लिखते हुए जाना है, ताकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स के आप नोट्स बनाएंगे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं जंतु और पौधों के बारे में। जंतुओं के बारे में तो आप डिस्कस कर चुके हैं कि जंतु क्या होता है, जंतुओं के विशेष लक्षण, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, अंडाइज क्या होते हैं, जरायुज क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं और हमारी बोन्स में क्या होते हैं। ऐसे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पादप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए ना कि पादप जगत जंतु जगत किसके अंतर्गत आता है। तो आता है आपको जीव जगत के अंतर्गत। और जीव जगत का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पे किया, लेकिन जो इस टाइम पे सर्वमान्य वो किसका वर्गीकरण है, वो आपका है आर एच विटकर का। किसका है, आर एच विटकर का। इन्होंने जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु जगत, पादप जगत, ये 5 जगत में डिवाइड किया था किसने, आर एच विटकर ने। और यही वर्गीकरण इस टाइम पे क्या सर्वमान्य। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जीव जगत को 5 भागों में किसने बांटा था, आर एच विटकर ने। कौन कौन से वो 5 भाग थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत। इन 5 भागों में डिवाइड किया था आपके किसने, आर एच विटकर ने। अब इन जीव जगत को डिवाइड कैसे किया होगा। अब जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि किसी भी जीव जगत का वर्ग कुछ एक निश्चित आधार होते हैं, उन्हीं आधारों पे तो डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको आवास वाले टॉपिक में क्या समझाया था कि आवास को भी अगर आप वर्गीकृत करते हो, जैसे स्थायी आवास, अस्थायी आवास, तो कैसे आपने वर्गीकृत किया था, वहाँ पे किस अकॉर्डिंग आप रह रहे, परमानेंट रह रहे या शॉर्ट टर्म के लिए रह रहे, उसी अकॉर्डिंग तो स्थायी आवास अस्थायी आवास में डिवाइड किया था। इसके अलावा और बहुत से कारक थे जिसके अकॉर्डिंग पे वर्गीकृत किया गया। तो किसी भी चीज़ के अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, तो कुछ आधारों पे ही तो किया जाएगा। तो कौन कौन से आधार हैं, जैसे मुनीरा में किस प्रकार की कोशिका भी पाई जाती है, इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है कि यूकैरियोटिक होती है, फिर इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जा, अन्य प्रमुख कोशिकांग पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। इस आधार पर हमने वर्गीकृत किया। कोशिका क्या होता है, कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी, आपको याद होंगी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए हम पढ़ लेते हैं जीव जगत के कुछ लक्षण, जिस अकॉर्डिंग आर.एच. विटकर ने जीव जगत को 5 समूहों में डिवाइड किया। जीव जगत को 5 समूहों में किसने डिवाइड किया था? आर.एच. विटकर ने। क्लियर हो गया? कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे तुरंत पूछिएगा। कोशिका का प्रकार, सबसे पहला हम लक्षण देखते हैं कैसा कोशिका का प्रकार। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? मैंने कल भी आपको बताया था 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं एक आवरण में नहीं ढके होते, ऐसे होते हैं। अब अगर आप सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, अब मार्केट आप सब्जी लेने गए तो आपने क्या किया, एक बड़ा सा थैला ले लिया, बड़ा सा झोला ले लिया, ठीक, उसको लेके चले गए। अब आपने मार्केट में जाके आलू ले ली, उसी में डलवा लिया, प्याज लिया उसी में डलवा लिया, हरी मिर्च ली उसी में डलवा लिया। अगर आपने इसको मतलब अलग अलग आवरण में अलग अलग कवर से उसको ढका नहीं तो कैसे कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोई भी आवरण, कोई भी सामान आपका ढका हुआ नहीं है। अब दूसरी तरफ आप मार्केट गए लेकिन आपने आलू लिया, आलू को अलग पैकेट में लिया, ठीक, फिर आपने प्याज लिया, प्याज को अलग पैकेट में लिया, आपने मटर ली, मटर को अलग पैकेट में लिया। तो हर चीज़ को क्या आपने एक आवरण से ढक रखा है। तो कैसे कोशिका होगा? यूकैरियोटिक कोशिका। बहुत ही सरल मेथड इसको याद करने का। प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग जो होते हैं कि निश्चित आवरण से ढके नहीं होते, जबकि आपके यूकैरियोटिक के कोशिकांग कैसे होते हैं? एक आवरण से ढके होते हैं। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कमेंट करके तुरंत बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर? अब चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मोनेरा। मोनेरा में कैसी कोशिका पाई जाती है? तो जो मोनेरा होता है, मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कैसी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि आपके प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, फंजाई में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्लांटी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक कोशिका। तो सिर्फ मोनेरा एक ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांटी को या पादप जगत कहते हैं, एनिमेलिया को जंतु जगत, याद रखिएगा। तो अब आपसे ऑप्शन दे सकता है, इस तरह से सुपर टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ आपका सिलेबस का हिस्सा है और बहुत ही बेसिक से लेके हाई लेवल तक की। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन हाई लेवल के पूछे जाएंगे तो भी आप कर पाएंगे और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप कर पाएंगे। इसलिए मैं बेसिक से हाई लेवल तक का डिस्कस कर रहा है और हमारी क्लासेस थोड़ी लंबी ले रही हूँ ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। अभी आपको लग रहा हो कि मैम ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में किसी भी तरीके का पेपर आएगा आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। आप तुरंत कहेंगे कि मैम पेपर तो बहुत सरल था। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पेपर टफ लगे क्योंकि आपने बेसिक से लेके हाई लेवल तक के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई की है। क्लियर? तो मोनेरा में आपका एक पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। मोनेरा के अलावा बाकी जो 4 समूह होते हैं उसमें पाई जाती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं कोशिका भित्ति के अकॉर्डिंग कि कैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जैसे आपको पता है प्रोकैरियोटिक कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक आपका पाया गया मोनेरा में। तो मोनेरा की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज रहित होती है। उसमें क्या होता है? सेलुलोज नहीं पाया जाता। बहु ऑक्सीडाइड एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे? जैसे आपकी कवक की कोशिका भित्ति अलग काइटिन से बनी होती है और आपकी कैसी होती है? कुछ कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, अलग अलग चीज़ों से बनी होती है ना कोशिका भित्ति। तो जो मोनेरा की कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। और जबकि आपके प्रोटिस्टा में क्या होती है? कुछ में उपस्थित होती है। इसमें क्या होता है? सेलुलोज रहित होती है, काइटन युक्त होती है। आपके कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटन से बनी होती है। और इसके अलावा जो आपकी प्लांटी होती है, प्लांटी की कैसी होती है? सेलुलोज सहित। प्लांटी की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जबकि आपकी एनिमेलिया की कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाता। सेलुलोज पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप याद रखिएगा। सॉरी। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली पूछ सकता है कि जैसे मोनेरा में कैसी होती है? मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? अभी मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बिल्कुल राइट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अभी आपने कमेंट कर रहे हैं, सही कमेंट कर रहे हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, आवरण से ढकी नहीं होती, क्योंकि आप तो मार्केट में गए ऐसे सब्जी लेके आ गए ना, तो जब मार्केट से आपने पॉकेट ली ही नहीं तो आपके घर में पॉकेट कैसे होगी। तो केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में तो पाई जाती है। तो इन सब में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्लियर हो क्या। इसके अलावा काय संरचना इसकी कैसी होती है, तो जो मोनेरा होता है, मोनेरा कैसे होती है, एक कोश की होती, कैसे होती, एक कोश की होती है। इसकी वजह से आपका प्लांटी होता है, एनिमेलिया होता है। इसके अलावा ये फंजाई होता है, इनकी बहुकोश की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे प्लांटी में होते हैं ऊतक होते हैं, ऊतक तंत्र होता है। एनिमेलिया में भी क्या होता है, ऊतक तंत्र होता है। जबकि ये आपका कौन सा होता है, कवक। कवक में बहुकोश की होती है लेकिन ऊतक नहीं होता। ऊतक क्या होता है, आपको मैंने बताया था जो आपका टिश्यू कैसे बनता है, तो बहुत सारी जब सेल होती हैं, सेल मिलके तो टिश्यू बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंगतंत्र। और अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर। तो इसका जो सीक्वेंस मैंने कल आपको लिखाया था उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए उन सबको लेके समझाती रहती हूँ ताकि क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए और रेगुलर वे पे क्लास देखते रहिए। देखिएगा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्लियर हो क्या। अब अगला आपका होता है पोषण विधि कैसी होती है। मुनीरा कैसा होता है, स्वपोषी होता है। मुनीरा अपने भोजन का स्वपोषी भी होता है, लेकिन कुछ आपके क्या होते हैं, मृतोपजीवी व परजीवी भी होते हैं। कुछ मुनीरा कैसे होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कवक कैसे होते हैं, कवक आपके परपोषी होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। इसके अलावा स्वपोषी प्लांटी कैसे होते हैं, प्लांटी आपके स्वपोषी होते हैं क्योंकि समस्त पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और पादप अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। परपोषी एनिमेलिया, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन कैसा होता है, एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। और हम कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, हम तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते ना। अब आपके मन में हो रहा होगा मैम हम तो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, हम अपना खाना खुद पकाते हैं। हम खाना को क्या करते हैं, सिर्फ कुक करते हैं, जबकि हमारे भोजन कहाँ से हमें मिलता है, पादप से ही तो मिलता है। अनाज, अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पादप से। सब्जियाँ, सब्जियाँ किससे मिलती हैं, पादप से। तो हमने अपने भोजन का निर्माण कहाँ किया, लेकिन जिससे पादप होता है, पादप तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। क्लियर हो क्या। अब प्रजनन की विधि पूछ सकता है। मोनेरा में क्या होता है, संयुगन के द्वारा प्रजनन होता है। अच्छा, प्रजनन क्या होते हैं और जनन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा प्रोटिस्टा में क्या होता है, युग्मक संलयन भी होता है और संयुग्मन भी होता है। जबकि आपका इसमें कवक में कैसा होता है, निषेचन होता है। प्लांटी में क्या होता है, निषेचन होता है। और इसमें एनिमेलिया में क्या होता है, निषेचन होता है। क्लियर हो क्या। ये आपने पढ़ लिया जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत का वर्गीकरण आप समझ गए, किसने किया, आर.एच. विटकर ने किया। कितने भागों में डिवाइड किया था, 5 भागों में। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 5 पार्ट में डिवाइड किया था किसने, आर.एच. विटकर ने। क्लियर। तो इसमें आपने जंतु जगत के बारे में पहले पढ़ चुके थे। आज हम किसके बारे में पढ़े, पादप जगत के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते पादप। पौधे होते क्या हैं, पौधे जो होते हैं हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं कि नहीं, बहुत आवश्यक होते हैं। तो क्यों आवश्यक होते हैं, आपको पता होनी चाहिए ना कि भाई पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। पौधों के द्वारा क्या होता है, हमें खाद्य पदार्थ भी मिलता है, इसके अलावा ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सारे उपयोगी पदार्थ। अब उपयोगी पदार्थ में आपको क्या मिलता है, सोच के बताइए। बिल्कुल सही, आपने क्या कमेंट किया, सबसे पहले तो हमें मेडिसिन मिलती है, बहुत सारी दवाएं में क्या होती हैं, पादप से प्राप्त होती हैं। ठीक। और क्या मिलता है, हमें फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और बहुत सारी जैसे इमारती लकड़ी होती है, फर्नीचर होते हैं, तो कैसे बनाते हैं, पादप के द्वारा ही तो मिलाते हैं। अब जैसे कह रहे हो मैम कौन सी दवा मिलती है, आपको नहीं पता। सिनकोना पेड़ की छाल से हमें किसकी दवा मिलती है, मलेरिया की दवा किससे मिलती है,
सिनकोना पेड़ की छाल से हमें क्या होती है? मलेरिया की दवा मिलती है। तो एक प्रकार की औषधि तो है। क्लियर हो गया अब आपको? चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए मैंने हर चीज़ की आपको इमेज लिख के आई हूँ ताकि हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आपको जैसे इमेज होती है तो क्या होता है, आपको मन करता है पढ़ने में। इसलिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं पौधों के भाग व उसका महत्व, कि पादप के भाग कौन कौन से होते हैं। तो पादप के मुख्य रूप से कौन कौन सा भाग होगा, जैसे आप ये पादप देख सकते हैं तो इसका मुख्य भाग में क्या होगा, ये पादप का कौन सा भाग होता है, ये आपका उसका स्टेम तना होता है। इस तरह से जो ये दिख रहा है ये क्या होती है, पत्तियां होती हैं। इसके अंदर क्या होंगी, जड़ें होंगी, यही तो मुख्य भाग होते हैं, जड़ तना पत्ती। इसके बाद क्या होगा, फल होंगे और फूल होंगे। ये पादप के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। जैसे जड़ों का क्या काम होगा, तनों का क्या काम होता है, फिर आपका उनके फूलों का क्या काम होता है, फल का क्या काम होता है, ये इनका निर्माण किस अंग में होता है, इन सबको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए लगातार वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि यही आपके माँ बाप का सपना पूरा कर सकती है। आपके वो फ्रेंड जो आपसे कहते थे ना कि आपका तो नहीं हो पाएगा, जब आपने बीएड बीटीसी किया होगा तो बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड होंगे ना, बोले अरे क्या कर रहे हो, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उनको बताना है कि आपको टीचर बन के दिखाना है, आपको टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना है, टेट क्वालिफाई करना है, सुपर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, केवीएस में जॉब हासिल करके दिखानी है। तो यही मौका है कि अपनी मेहनत से उन सबको, क्योंकि मेहनत क्या होती है, इंसान को बहुत बड़ा मौका देती है। किस्मत अगर आपको चौंका देगी, लेकिन मेहनत आपको मौका देती है। उस मौके का उपयोग करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि लकीरों पे नहीं होती किस्मत, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, उनकी भी किस्मत होती है। आपको बहुत बड़ा मौका दिया गया कि आप अपनी किस्मत को खुद लिख सके। अच्छे से मेहनत करिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, टीचर बन के दिखाइए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। अब जड़ क्या होती है, जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर रहता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जड़ ऐसे अंदर को जाती है ना, तो क्या करते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में गति करती है। तो पूछ सकते हैं पादप का ऐसा कौन सा भाग होता है जो सूर्य के विपरीत दिशा में गति करते हैं, रूट्स, जड़ होती हैं। जड़ के द्वारा पौधों को जल और खनिज लवण की प्राप्ति होती है। जड़ें क्या करती हैं, जल खनिज लवण का अवशोषण करके पादप के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। तो किसके माध्यम से पहुंचाती हैं, तो ये पहुंचाती हैं दो ऊतकों के माध्यम से। कौन कौन से ऊतक होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। ये दो ऊतक होते हैं जो पादप तक क्या करते हैं, भोजन व जल का संवहन करते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जाइलम किसका संवहन करता है और फ्लोएम किसका संवहन करता है। याद रखिएगा, जाइलम जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि भोजन का सम्मान कौन करता है, फ्लोएम। ये दो ऊतक होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। क्लियर हो गया? अब जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं किसकी है, जड़ों की, क्योंकि जड़ों क्या करती हैं, भोजन का संग्रहण भी करती हैं। बहुत सारी जड़ें, जैसे सलजम होता है, गाजर होता है, शकरकंद है, बहुत सारी जड़ क्या करती हैं, भोजन का संग्रहण कर लेती हैं और श्वसन के लिए फिर क्या करते हैं, तो मूल का रूपांतरण होता है। तो आप इमेज देख सकते हैं इस तरह से जड़ों की। जड़ें आपके मुख्यतः दो प्रकार की होती, कौन कौन सी होती, मूसला जड़ें व अपस्थानिक जड़ें। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी जड़ मूसला जड़ होती है, कौन सी जड़ अपस्थानिक जड़ें होती हैं। क्लियर? अब अगला भाग पढ़ते हैं, कौन सा, तना। तना क्या होता है, तना क्या करता है, जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। जड़ों ने क्या किया, भूमि के द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया, उसको भेज दिया तना के पास। अब तना क्या करता है, उस सबको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, किसके माध्यम से, ऊतकों के माध्यम से। जाइलम किसका सम्मान करते हैं, जाइलम जल व खनिज लवण का। फ्लोएम किसका करते हैं, भोजन का सम्मान करते हैं। क्लियर हो क्या? अब जैसे भोजन का निर्माण आपका कहाँ पे होता है, भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में, और जबकि जल व खनिज लवण का कहाँ से अवशोषण होता है, जड़ों के द्वारा। तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन का सम्मान किया जाता है, जबकि जाइलम के द्वारा जल का सम्मान। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के अन्य भाग में कौन पहुंचाता है, तना। क्लियर हो गया आपको? अब चलिए हम पत्तियां पढ़ लेते हैं।
पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल में आपकी पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु आपकी क्लोरोफिल में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्लोरोफिल की जो संरचना होती है हमारे हीमोग्लोबिन की संरचना से मैच करती है। किससे मैच करती है? इस क्लोरोफिल की संरचना हीमोग्लोबिन की संरचना से मैच करती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। जबकि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यही दोनों में बस अंतर है। अगर इसका मैग्नीशियम यहाँ पे आयरन में फिट कर दे तो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल बन जाएगा, क्योंकि दोनों की संरचना समान होती है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग, जिसे आप रक्त छीरता भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है। और ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। मैं आपको जो भी पॉइंट बता रही हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट इनको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन, और याद रखिएगा उन्हें। क्लियर? अब पत्तियां अपने भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? अपने भोजन का निर्माण करती हैं। जैसे आप पत्तियों की इमेज देख सकते हैं, पत्तियों की संरचना, पत्तियों के जैसे भाग क्या होते हैं? जलिका शिराने विन्यास, समांतर शिराने विन्यास, ये सब क्या होते हैं? आपके पत्तियों के भाग होते हैं। और पत्तियां क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती हैं। इसके अलावा पत्तियां क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल के जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, वही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कौन करता है? पत्तियां करती हैं। क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? आपका स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियां क्या करती हैं? अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं। याद रखिएगा। अब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परावर्तित करती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परावर्तित करती हैं। किस में करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की क्रिया होती है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। अब जैसे आप ये देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की इमेज, हर एक पॉइंट की मैं आपको इमेज लगा के समझा रही हूँ ताकि कोई भी पॉइंट हो आपको आसानी से समझ में आ सके। आसानी से इमेज के द्वारा क्या होता है? विजुलाइज कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा हमें लगेगा कि हमें याद नहीं है या हम भूल गए, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसके ऑप्शन को टिक कर पाते हैं। इसीलिए मैं हर चीज़ की आपको इमेज लगा के बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। आपको जैसे सीटेट एग्जाम के लिए आपने हिंदी पेडागोजी अगर पढ़ी होगी, मैथ पेडागोजी, उन सब की भी मैंने थ्योरी क्लासेस ली और सबको इमेज लगा के विजुलाइज करा के आपको समझाया था। अगर आप सीटेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है? पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। और क्या होता है? CO2 की उपस्थिति होती है। CO2 का अवशोषण करते हैं। ठीक है, पादप क्या करते हैं? CO2 का अवशोषण कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में उत्सर्जन किसका करते हैं? ऑक्सीजन का, O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो ये क्या होती है? आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब जैसे नागफनी में, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? जैसे पता है नागफनी में तो आपको देखा होगा पत्तियां नहीं होती। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो फिर नागफनी जीवित कैसे रहता है अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती? गलत। नागफनी में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन ये क्रिया क्या होती है? उसके तने के द्वारा होती है। किसके माध्यम से होती है? तने के द्वारा। याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं फूलों के बारे में। फ्लावर्स, फूल पौधों के क्या होते हैं? प्रजनन अंग होते हैं। किसी भी पादप का प्रजनन अंग क्या होता है? उसके फूल होते हैं। और फूल में क्या होता है? आपका वर्णी लवक उपस्थित रहता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णी लवक, आवर्णी लवक व हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। तो आपके फूलों में कौन सा लवक उपस्थित होता है? फूलों में आपका वर्णी लवक उपस्थित होता है। वर्णी लवक, वर्णी लवक के कारण ही क्या होता है? आपके फूल रंगीन होते हैं। इसमें क्या होता है? रंग होता है।
कलर होता है। अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक में किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता। ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। जबकि हरित लवक कैसे होते हैं? हरे होते हैं। हरित लवक के कारण क्या होता है? हरा पाया जाता है। जैसे आपके पत्तियों में कौन सा लवक होगा? हरित लवक। फूलों में कौन सा लवक होता है? फूलों में आपका वर्णीय लवक होता है। और जैसे आपकी जड़ होती है, जड़ में कौन सा लवक होता है? आवर्णीय लवक। क्योंकि आवर्णीय लवक क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है। क्लियर हो गया तीनों लवक? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं किसी भी फूल, तो इसके कुछ पुष्प के भाग क्या होते हैं? जैसे पुमंग होता है, छायांग होता है, कोरेला, केलकस, पुष्पावृंत, ये सब क्या होते हैं? किसी भी पुष्प के भाग होते हैं। जैसे ये भाग आपका क्या होता है? जैसे इस तरह से आप किसी फूल में देखेंगे, इस तरह से जो निकली हुई संरचना होती है, इन्हें आप क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपके पुमंग है। और ये भाग आपका क्या होता है? जायांग होता है। इस तरह से जो किनारे का भाग होता है, इसे आप कोरेला बोलते हैं। और जहाँ से आपको पुष्प निकलता है, ये भाग, इसे आप बोलते हैं पुष्पवृंत। तो आपको देख ले, किसी भी एक फूल को लेके देख लीजिएगा उसके कौन कौन से भाग होते हैं। और कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, 4 भाग दे देता है, उसमें कहता है इनमें से कौन सा भाग पुष्प का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सारे भाग क्या पुष्प के भाग हैं। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? सबसे बड़ा फूल है आपका रेफ्लेसिया। सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन पॉइंटों को आपको हर हाल में याद रखना है। परागण, परागण की क्रिया किसमें होती है? फूल के द्वारा संपन्न होती है। परागण की क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण, परपरागण। कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जिनमें स्वपरागण हो जाता है, लेकिन कुछ परागण कैसे होते हैं? परपरागण। जैसे आप ये देख सकते हैं, इस पुष्प में क्या हो रहा है? परपरागण हो रहा है। ये जो मधुमक्खी बैठ रही, मधुमक्खी परागकणों को चिपका लेगी अपने उसमें, फिर जाके किसी दूसरे पुष्प में बैठेगी तो परागकण वहीं पे छूट जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? परपरागण। जैसे वायु, कीट, इन सब के माध्यम से जो परागण की क्रिया होती है वो होती है परपरागण की क्रिया। क्लियर हो क्या? परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वपरागण, परपरागण। जैसे जल, मच्छी और जंतुओं के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है वो कौन सी होती है? परपरागण होती है। क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा, विष्णु संचालकर ये इंदौर के चित्रकार जो क्या करते हैं? सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जो पेड़ पौधों के सूखे पत्तों से चित्र बनाता है? विष्णु संचालकर जी, जो कि इंदौर के प्रमुख चित्रकार हैं। क्लियर? याद रखिएगा। इसके अलावा मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला में क्या करते हैं? जो आपके प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, चावल के आटे की लुगदी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके पेंटिंग बनाते हैं, जिसे बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। आपने बहुत सारी देखी भी होंगी, या फिर आप इसमें क्या होता है, कहाँ पे प्रसिद्ध है? बिहार के मधुबनी जिले में। याद रखिएगा। ये सब क्या फूलों के यूज देख रहे हैं कि फूलों के और क्या यूज होते हैं। इसके अलावा जैसे केला का फूल होता है, केले के फूल की क्या होती है? सब्जी बनाई जाती है। कहाँ पे? केरल पे। जैसे केला, सहजन, कद्दू, तरोई के फलों से इत्र व केवड़े का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? लौकी, जैसे इससे क्या होता है? वीन, तुरही भी बनाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? फल व फूल के उपयोग है। लौंग व केसर भी फूलों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे लौंग, लौंग एक प्रकार की क्या है? कली है। फल, फल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो किसी भी फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है? पुष्प के अंडाशय में फल का निर्माण होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, फल के भाग दिखाए गए। जो सबसे बड़ा भाग होता है उससे आप क्या बोलते हो? बा फल भित्ति। इसके बाद का भाग मध्य फल भित्ति, जो सबसे अंदर होती है। जैसे मैंगो के अंदर आप ये देखेंगे, ये क्या होता है? आपका बीज होता है। बीज के बाहर का जो भाग होता है उससे अंतः फल भित्ति कहते हैं, जिससे आपका बीज जुड़ा होता है। तो किसी भी फल के कौन कौन से भाग होते हैं? बाफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीजांड या बीज, और अंतःफल भित्ति। ये क्या होते हैं? किसी भी फल के मुख्य रूप से भाग होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको फूलों के दिखाए गए हैं। कौन से भाग होता है, कौन से प्रांकुर होता है, मूलांकुर क्या होता है, क्योंकि पूरा मूलांकुर, प्रांकुर, इन सब के द्वारा क्या होता है? अलग अलग जड़ों का निर्माण होता है। तो आप इमेज को देख सकते हैं। ठीक है। मसालों का राज किसको बोलते हैं? केरल को। और कर्नाटक का जो खेलवानी का गांव है, प्याज की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बीजांड में क्या होता है? आपके बीज का निर्माण होता है। फूलों में पाए जाने वाले बीज का निर्माण कहाँ पे होता है? बीजांड में होता है।
बीजांड के अंदर भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरित हो जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं चने की इमेज, ये क्या होता है, इसको अगर उचित नमी सब पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो धीरे धीरे इससे अंकुरण होता है। अंकुरण के पश्चात ही क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। क्लियर हो गया आपको सारे पॉइंट। अब चलिए हम देख लेते हैं पादप के प्रकार। भौतिक विशेषता के आधार पर पादप के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक विशेषता के आधार पर पादप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, शाक, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। याद रखिएगा कौन कौन से, जैसे शाक होते हैं, झाड़ी होते हैं, वृक्ष है, लताएं हैं। ये क्या होते हैं, भौतिक विशेषता के अकॉर्डिंग पे डिवाइड किया गया है। अब क्षेत्र के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जलोद्भिद, जलोद्भिद उनको कहते हैं जो पादप जल में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, जलोद्भिद कहते हैं। लौणोद्भिद जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उन्हें लौणोद्भिद कहते हैं। समोद्भिद जो समतल स्थानों पर पाए जाने वाले पादप होते हैं उन्हें समोद्भिद कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप को मरुद्भिद कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अब कुछ विशेष प्रकार के पौधे, जैसे बरगद। बरगद एक विशालकाय पौधा है। इसकी जड़ें क्या होती है, शाखाओं के पास ऐसे लटकती रहती है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसकी जड़ें क्या है, ये ऐसे लटकती रहती है। किस पादप की, बरगद की। क्रोटन, क्रोटन एक पौधा होता है जो फसल के साथ बोते हैं। क्यों, क्योंकि ये बताने में सक्षम होता है कि कब इसे जल की आवश्यकता है, स्वयं बताने में सक्षम होता है। कौन सा पादप, क्रोटन। केला एक प्रकार का साग है जिसके फल व फूल दोनों खाए जाते हैं। केला के फूल भी खाए जाते हैं और फल भी खाए जाते हैं। आपने अभी पढ़ा केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है और नॉर्मल फल के रूप में तो आप केले को खाते ही हैं। क्लियर, याद रखिएगा। खिजरी वृक्ष भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खिजरी वृक्ष से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रेगिस्तानी ओक, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये लगभग 10 फुट लंबा पौधा होता है और इसकी जड़ें क्या होती हैं, अत्यंत गहरी होती हैं। घट पड़नी पौधा या निफेंथिस, ये क्या करता है, इसे कीटाहारी पादप भी बोलते हैं। ये से शिकारी पादप भी बोलते हैं क्योंकि क्या करता है, छोटे छोटे जीवों को खा लेता है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, इसे पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। इसका मुंह जो होता है पिक्चर की तरह होता है। जैसे उसमें कोई भी कीट आता है तो क्या कर देता है, अपने माउथ को बंद कर देता है जिसके अंदर ये फंस जाता है। अब आपके मन में हो रहा क्या फिर ये सौपोषी नहीं है, बिल्कुल ये सौपोषी ही है। ये अपने लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन का निर्माण करता है। लेकिन फिर ये क्यों खाता है, ये क्या करता है, कुछ जैसे आपका नाइट्रोजन ही होता है, इन सब की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे जीवों को खाता है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इससे क्या होता है, खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिरचे चले जाते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा दे सकते एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है, नहीं, ये किसी विशेष प्रकार की आवाज़ नहीं निकालता। इससे एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है जिसके कारण कीड़े स्वतः इसके पास चले आते हैं और उसमें फंस जाते हैं। कौन सा पौधा है, निफेंथिस, कीटाहारी या शिकारी पादप। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में, वैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। पौधों के महत्व क्या होते हैं, आपने इस टॉपिक तो पढ़ लिया। सबसे पहला महत्व क्या होते हैं, हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, मृदा क्षरण को रोकते हैं, खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, हमें बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, हमें और क्या मिलता है, छाया मिलती है, बच्चे इसके छाया में खेलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, पादप से। तो इस तरह से आज आपका जो पादप वाला टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके रेगुलर वे पे नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।